दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है 67 पीपीएससी में, उनके लिए गेस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो मैं कुछ गेस क्वेश्चंस लेके आया हूँ और मैं कुछ लिख दिया हूँ, तो वो आप देखेंगे। उसमें मैं बताऊँगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो उतना आप कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का ये प्रिपरेशन हो जाएगा और आप आसानी से 6 क्वेश्चन जो है उसमें कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा अभी और उनको आप करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग भी करवा दूं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड अगर करवा दूं आंसर राइटिंग के फॉर्म में अपने लैंग्वेज में, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वैसा प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए पहले देखते हैं। हम एंशिएंट से अगर देखते हैं तो एंशिएंट से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स प्लानिंग के बारे में पूछने की इस बार बहुत संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे एकदम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। इंडस वैली टाउन्स प्लानिंग एंशिएंट का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से कर लेंगे। कैसे कैसे अर्बन टाउन्स प्लानिंग था, कैसे कैसे ग्रिड में था, वो रोड का जो काटता था 90 डिग्री पर, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें वो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आप कर लेंगे। दूसरा है डिफरेंस और सिमिलरिटी बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर एंड वैदिक कल्चर। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। आप कल्चर जब इंडस वैली का टाउन्स प्लानिंग करेंगे तो उसमें कल्चर भी आपका आ ही जाएगा और वैदिक कल्चर भी, तो ये भी कर लेंगे आप ये। तो उसके बाद आपका ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग बुद्धा एंड महावीरा। आप ये करते हैं तो ये आपको सोशल इकोनॉमिक लाइफ मगध के बारे में भी हो जाएगा। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादातर इसमें जो है इम्पोर्टेंट वो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग बुद्धा पूछने की संभावना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। उसके बाद जो है से आप करेंगे मगध के उद्भव का क्या कारण था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मगध। मगध क्यों इतना तरक्की कर गया और वहाँ की महाजनपद क्यों पीछे रह गए, मगध में क्या ऐसा था, आप लोग जानते भी हैं। जैसे कि आयरन का बहुत ज़्यादा मात्रा पाया गया और नदी के किनारे था, जिसकी वजह से मगध जो है काफ़ी डेवलप किया और वो एक साम्राज्य के रूप में, बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उमड़ा। उसके बाद आप करेंगे कि मौर्यन का डिक्लाइन कैसे हुआ। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी करेंगे और मौर्यन के डिक्लाइन के बारे में भी करेंगे कि क्या वजह थी जो मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। अशोका की धम्मा पॉलिसी थी, या फिर उसके जो बाकी आने वाले जो किंग थे वो एबल नहीं थे, तो योग्य नहीं थे, जिस वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। और मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अशोका धम्मा पॉलिसी, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अशोका के धम्मा पॉलिसी के बारे में। उसके बाद आप एक साउथ इंडिया से जो है चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है चोला एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस वैली। और उसके बाद मौर्यन का डिक्लाइन जो है ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। इन सब में चोला एडमिनिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन जो है चोला एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल लेवल पे जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में भी फोकस रहेगा। उसके बाद गुप्ता एज से आप गोल्डन एज इसको क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में आप कर लेंगे। गुप्ता एज भी इम्पोर्टेंट है, एक ये चीज़ कर लेंगे, इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, इस पर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाइए भक्ति मूवमेंट मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे भक्ति सेट का स्टैचू उद्घाटन किया है, तो इसकी वजह से जो है से अब मुझे लगता है कि भक्ति मूवमेंट इस बार पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भक्ति मूवमेंट। आप भक्ति मूवमेंट पे कर लेंगे कैसे, कहाँ से प्रचार शुरू हुआ और कौन कौन भक्ति सेंट थे, तो उनके बारे में कर लेंगे। उसके बाद आप मेडाइवल में आ जाइए। तो मेडाइवल में मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी, उसने क्या क्या पॉलिसी अपनाई और क्या उस पॉलिसी का रिज़ल्ट रहा, तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के पॉलिसी के बारे में कर लेंगे।
और आप ये भी एक कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस पर कर लेंगे। तो आपको जो है ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत से आपको, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप मुग़ल काल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मुग़ल काल में मुझे जो लगता है इम्पॉर्टेंट है सबसे, तो वो है अकबर और औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी से। अकबर और औरंगज़ेब की कैसी रिलीजियस पॉलिसी थी दोनों की, कौन टॉलरेट कैसे था रिलीजन के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति, और मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में ये कारण थे क्या औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी, इस पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका और मुग़ल से एक और क्वेश्चन आप कर लेंगे, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। मुग़ल में जो है ऐसे पेंटिंग और आर्किटेक्चर कैसे कैसे बढ़ा और कौन कौन उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर थे और किसका ज़्यादा योगदान है। तो पेंटिंग पे आप करेंगे वो जहांगीर के बारे में, और आर्किटेक्चर में शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो इस पे आप कर लेंगे। तो आपका जो है ये यहाँ से हो जाएगा आपका मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं तो एक और क्वेश्चन है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पे कर लेंगे। तो शिवाजी मराठा का कैसे पहले तो उस उद्भव हुआ और उसके बाद उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था चलता था, तो उस पर आप कर लेंगे। कौन कौन से उसमें मिनिस्टर वगैरह थे उस पर देख लेंगे। तो आपका ये एक क्वेश्चन मराठा से आने की हमेशा संभावना रहती है, मराठा एम्पायर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न में। तो मॉडर्न में जो है से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो इनमें से मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, तो पहला तो इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश जब आए थे हिंदुस्तान में तो एक ट्रेडर के तौर पे आए थे, ये हम सबको पता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अपने इसमें व्याख्या करें, दोनों को करें दोनों के तौर पे, कि वो एक ट्रेडर के तौर पे आए थे या उसका पहले से ही इंटेंशन था कि इंडिया में जाके इंडिया को अपना कॉलोनी बनाना है, तो उस बारे में, या वो ट्रेडर के पर ऐसी सिचुएशन हो गया कि उन्होंने अपना कॉलोनी इसको बना लिया आपसी मतभेद हुआ राजाओं में और उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखा और उसने अपना कॉलोनी, इस पे जो है आपको ये करने के लिए लिखने के लिए आ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आप कर लेंगे क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे कैसे शुरू किया उसने अंग्रेज़ों ने और किस तरह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो है पूरा मार्केट जो है से ठप पड़ गया और हमारा बिजनेस, हमारे हिंदुस्तान का जो है से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गया, यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ गया। तो इस पर आप कर लेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ पे, जो दादा भाई नेहरूजी की थ्योरी भी थी। तो और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह, जो नील की खेती वगैरह शुरू होने लगा, तो उस पर कर लेंगे। तो उसका आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी, उससे मूवमेंट वगैरह भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप आइए तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट, उसके सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्यों हिंदुस्तान में हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या रहा, कि कैसे कैसे हिंदुस्तान में सोशल रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस वगैरह ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इन सब के बारे में मतलब कि मूवमेंट इन्होंने शुरू कैसे कैसे शुरू किया, कौन कौन मूवमेंट्स और उसका क्या प्रभाव पड़ा सोसाइटी पर और क्यों इन्होंने शुरू किया, और तो इसके बारे में आप सोशल रिलीजियस मूवमेंट शुरू के बारे में आप कर लेंगे। उसके बाद 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, ये GS 1 में भी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी, और बिहार के रिस्पेक्ट में आप कर लेंगे इसको, कुंवर सिंह का रोल और 1857 रिवॉल्यूशन, क्योंकि 1857 एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है ऐसे भी BPSC में, और तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, ये दोनों में आपको काम आ जाएगा। उसी तरह से पीजन मूवमेंट्स भी है, तो पीजन मूवमेंट इस वजह से मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो 3 जो बिल आया था किसान का, उसको लेकर जो हुआ था, उस वजह से पीजन मूवमेंट्स एंड सहजानंद सरस्वती, ये GS 1 में भी आपको काम आ जाएगा। तो इसको भी आप कर लेंगे, पीजन मूवमेंट को, कौन कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ पीजन मूवमेंट और कैसे कैसे वो आगे चलता गया और उसका रिज़ल्ट क्या रहा आखिरी में, तो वो कर लेंगे आप। उसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगता है,
सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था उसके बारे में, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनको ये CDM शुरू करना पड़ा और उसके बाद उसका क्या रिज़ल्ट रहा, तो उसके बारे में कर लेंगे। और उसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी आप कर लेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया और उसके बाद उसका क्या रहा, उसको नेतृत्व कोई लीडरशिप नहीं रही, फिर भी जो है बहुत सक्सेसफुल रहा और अंग्रेज़ों की उसने कमर तोड़ दी और जिसकी वजह से अंग्रेज़ को बेबस होना पड़ा आखिरी में। ये क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस में। इस पर आप जो है क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका जो है हो जाएगा, मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपको इतना कर लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाइए फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मुझे लगता है इस बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर लेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बॉर्बन एम्पायर को कैसे हटाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया और कैसे जो है बर्गुजी ने वो जो है ऐसे सत्ता अपने हाथ में ली कैसे। तो 3 स्टेट थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, आपको पता होगा जो 3 स्टेट 1 2 3 स्टेट में बांटा गया था, तो उसके बारे में आप कर लेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुई और उसके सारी फैमिली को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, मोनार्की को, तो उस पर आप कर लेंगे। दूसरा है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना एंड जापान, उस पर कर लेंगे कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चाइना और जापान में कहाँ कैसे आया, कहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद आप रशियन रिवॉल्यूशन भी कर लेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ था, जैसे कि ज़ार निकोलस सेकंड जो थे, तो उनके टाइम में उनकी वाइफ थी अलेक्जेंडरिया, तो कैसे कैसे वो जो है ऐसे पूरा इकोनॉमिक ड्रेन हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई फ्रांस की, और उसके बाद जो है से वहाँ रशियन रिवॉल्यूशन आया, लेनिन वगैरह, और सारे फैमिली को इसमें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था मोनार्की के। और क्या क्या उसके गलत पॉलिसी की वजह से जो है फ्रांस का ये हाल हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसने पहले जापान से 1905 में उसकी हार हुई, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी मुँह की खानी पड़ी रशिया को, तो उसके बारे में आप लिख देंगे। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे तो आप लिख लेंगे और आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले है, इसी से प्रभावित होकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आया था, तो आप इसके बारे में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। मुझे सिविल वार पे लगता है कि नहीं आना चाहिए इस बार, क्योंकि सिविल वार पिछली बार पूछ चुका है, तो मुझे इम्पोर्टेंट वो नहीं लगता है, लेकिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। रशियन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन मुझे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तीनों। तो इस तीनों को आप एकदम कर लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन अगर अभी आप कर ले आ जाता है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आपको करना होता है। और उसके बाद आप वर्ल्ड वार में आपको बहुत सारी चीज़ पता ही होगी, तो वर्ल्ड वार भी आप उसको जो है अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आप बताइए आपको क्या सुझाव वगैरह इसमें कुछ और जोड़ना है या क्या है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट